अंधेरे से मत डरो क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। वेलकम टू निर्वाण प्लेटफॉर्म। निर्वाण प्लेटफॉर्म लेके आया है आपके लिए शानदार कॉन्सेप्ट। 10th बोर्ड में ब्लूप्रिंट के आधारित मॉडल पेपर के सॉल्यूशन, पिछली क्लास में जो इंग्लिश मीडियम में ब्लूप्रिंट का सॉल्यूशन दिया था हमने पूरे मॉडल पेपर का, वही अब हिंदी मीडियम में भी पूरे ब्लूप्रिंट का सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है, जो मॉडल पेपर तैयार हो रखा है उसका। और ऐसे ही 10-10 मॉडल पेपर आपके सामने आएंगे विथ सॉल्यूशन। तो जुड़े रहिए, निर्वाण से शुरू करते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट को हिंदी मीडियम में। देखें, यस, निर्वाण क्या कर रहे हैं, देखो, पढ़ लो कहीं से, पेपर तो आएगा यहीं से। क्या कह रहा है, पेपर तो आएगा यहीं से, तो आप कहीं से पढ़ लो, पेपर तो यहीं से आएगा। जुड़ जाओ, लग जाओ और अपने 2 महीने में इतनी अच्छी तैयारी कर लो कि बोर्ड में आप 90+ मार्क्स लाकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो देखें, पेपर पे आते हैं, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। जो मॉडल पेपर का पैटर्न है उसमें फर्स्ट सेक्शन ए में टोटल आपका 1 2 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के 12th पार्ट है एमसीक्यूज पार्ट है। उसमें पहला क्वेश्चन आप देखें जो फर्स्ट चैप्टर से ही आया है, 12 और 15 का लसप और मसप क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो 12 और 15 का लसप और मसप क्या होगा भैया, देखें इधर। तो आपको लसप और मसप ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ता है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखें, 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2 × 3 और 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 × 5। अब यहां पर पहले अपन निकालते हैं मसप मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती। और यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन फैक्टर आ रहा है आपके पास यहाँ पर 3। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है बच्चों, 3। देखें यहाँ जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो है 3। तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 3, मसप कितना हो जाएगा 3। वहीं अपन निकालते हैं इसी में लसप। तो देखें, लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम कितना हो जाएगा, जो कॉमन फैक्टर आया वो तो लेना ही है, कॉमन फैक्टर आया उसको तो लेना ही है, इनटू जो पीछे बची संख्याओं को भी अपन लेंगे। तो यहां आपका लसप हो जाता है 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजा 60। तो लसप 60 और मसप 3, तो 60 और 3 अपना करेक्ट हो जाएगा ए। तो सही उत्तर हो जाएगा 60 और 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन, बहुपद में, बहुपद आपके पास 3x² 3x² प्लस 4x माइनस 2 के शून्यांकों की संख्या, इस समीकरण में शून्यांकों की संख्या। और आपको पता है किसी भी समीकरण में शून्यांक कितने होते हैं, किसी भी समीकरण की अधिकतम घात ही उसके शून्यांक होते हैं। तो भैया देखें यहां अधिकतम घात आपके पास कितनी आ रही है, 2। तो यहां सही उत्तर होगा 2। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मूल बिंदु की निर्देशांक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। मूल बिंदु जहां एक्स एक्सिस x' और y एक्सिस y' आपस में मिलते हैं वही मूल बिंदु होते हैं और इसका निर्देशांक होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। तो सही उत्तर आपके पास हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2x + y = 6, समीकरण आपके पास 2x + y = 6 हो तो इसके संतुष्ट करने वाला युग्म समीकरण क्या है आपके पास, 2x + y = 6, 2x + y = 6। तो इसको संतुष्ट करने वाला कौन सा युग्म है, यहां 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो x और y की जगह मैं क्या वैल्यू लिखूं, माना x की जगह रखा मैंने 2 प्लस y की जगह भी रखा 2, 2 दूनी 4 + 2 = 6।
तो यहां अपन ने x और y की जगह वैल्यू लिखा 2 और 2, तो सही उत्तर अपना हो जाएगा स 2 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक कब नहीं होंगे? देखो 3 कंडीशन होती है अपने पास समीकरण में। पहला, मूल भिन्न और वास्तविक होंगे, मूल समान और वास्तविक होंगे, और मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो जहां अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से छोटा होगा, मतलब नकारात्मक या नेगेटिव होगा, माइनस का होगा, उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो यहां सही उत्तर अपने पास क्या हो जाएगा? ए। सही उत्तर अ। सही उत्तर अपने पास हो जाएगा अ। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन लेस देन 0, 0 से छोटा होगा, तभी तो माइनस का होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 6, एक समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के सारवंतर क्या हो जाएगा आपके पास? सारवंतर होता है डी बराबर a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद निकालना है, तो सारवंतर आपके पास हो जाएगा a2 क्या दूसरा पद 7, और 7 में से क्या घटाया 3 पहला पद, तो बचता है 4। सही उत्तर हो जाएगा आपके पास द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 sin 45 cos 45 का मान ज्ञात करना है। 2 sin 45 cos 45, देखिए बच्चों 2 sin 45 cos 45, यहां देखें 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और वहीं cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1/√2 इंटू √2, 2 से 2 कटा, और सही उत्तर आपके पास ए आ गया। तो यहां देखें सही उत्तर स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती है? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती है? जहां आपके पास एक वृत्त है और आपको पता है एक वृत्त के ऊपर अनंत स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। कैसे? आपके पास एक वृत्त है और वृत्त की परिधि अगर कहीं पे भी कोई भी बिंदु से अगर अपन स्पर्श रेखाएं बनाना चाहे तो बन जाती है। तो एक वृत्त की परिधि पर अपन कितने स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। सही उत्तर आपके पास आ जाता है स। और देखें 10th, यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहां आपको क्या दे रखा है? बेलन की ऊंचाई। क्या दे रखा है? बेलन की ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं, आप जानते हैं, और 10th क्लास के हर एक बच्चे को पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? बराबर दे कितना रहा है आपको यहां पे 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच बराबर 968 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है। वैल्यू लिखते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर अपने पास है नहीं, और ऊंचाई अपने को दे रखी है 11 सेंटीमीटर बराबर 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां आपके पास आर का मान निकालना है, तो बाकी संख्याओं को बराबर के इधर भेज देते हैं। 968 बट्टा की संख्या कहां जाएगी? गुणा में बटा 2 इंटू 22 इंटू 11, और यहां अपन इसको काट देते हैं। 11 का टेबल अपन काटेंगे 8 बार 8 बार, और 22 के पाड़े से इसको काट देते हैं 4 बार, 2 के पाड़े से काट देते हैं 2 बार, तो आपके पास पीछे आर बचता है 2 इंटू 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर आपके पास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां। बंटन 7, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 1, 2 का बहुलक। अरे वाह, बहुलक। और आपको पता है बहुलक क्या होता है? किसी भी बंटन में अधिकतम फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वही बहुलक होता है। और यहां आपको पता है अधिकतम फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है बच्चों? 4 की। 4 4 4 3 बार आ रखा है, तो यहां बहुलक आपके पास कितना हो जाएगा? 4।
सही उत्तर अब लास्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 12 एमसीक्यूज। सेक्शन ए में पहले सवाल के 12 अबसदस आएंगे और उसमें दूसरा सवाल आएगा 6 खाली जगह और तीसरा सवाल आएगा शॉर्ट क्वेश्चन का, वो भी 12 होंगे। तो प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होगा। तो सेक्शन ए में टोटल आपके पास 30 नंबर होंगे लेने के लिए और प्रत्येक सवाल 1 नंबर का। देखें यहां पर 12वां सवाल सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन का 12वां अबसद एक पासे को एक बार फेंका जाता है और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो देखिए बच्चों, किसी पासा, आपको पता है पासा कैसा होता है? पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। और यहां आपको जो पासा फेंका जाता है तो उसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? आपको पता है इनमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? देखें 2 3 और 5 अभाज्य संख्या आपके पास कौन कौन सी हो जाएगी? 2 3 और 5। तो कुल परिणाम आपके पास कितने हैं? 6। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। तो आपको पता है प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? देखें प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहां पर आपके पास अनुकूल परिणाम कितने हैं? जितनी प्रायिक संख्या है, और आपने अभाज्य संख्या कितनी है? 3। तो अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम आपके पास है 6। 3 बटा 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो सही प्रायिकता हो जाएगी 1/2। सही उत्तर आपके पास अ। सेक्शन ए के 12 सवालों का समाधान कंप्लीट होता है। आते हैं दूसरे सवाल में। दूसरे सवाल में खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक्स, और यहां आपको 6 एमसीक्यूज मिले, 6 खाली जगह मिलेगी और उनके सही उत्तर बताने हैं। 3 + 2√5 एक संख्या है। कैसी संख्या है? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वर्गमूल जहां आ जाता है, जहां अंडर रूट की संख्या आ जाती है, उसको अपन कहते हैं अपरिमेय संख्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। सभी व्रत होते हैं। सभी व्रत कैसे होते हैं? सभी व्रत होते हैं, यहां ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, सर्वांगसम या समरूप। सभी व्रत होते हैं समरूप। क्या होते हैं? समरूप। अगर सभी व्रत, सभी समान त्रिज्या के व्रत पूछा जाए, सभी समान त्रिज्या के व्रत कैसे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सभी समान त्रिज्या के व्रत सर्वांगसम होते हैं, लेकिन सभी व्रत समरूप होंगे। नेक्स्ट, tan 30 tan 60 का मान ज्ञात कीजिए। tan 30 tan 60 का मान कहां से निकालेंगे? tan 30 और tan 60 का मान निकालते हैं अपन टेबल से। देखें tan 30 का मान होता है √3 इंटू tan 60 का मान होता है 1/√3। √3 से √3 कटा, आ गया 1। तो सही उत्तर हो गया आपके पास 1। क्वेश्चन नंबर 4, वृत्त की स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच का कोण बनता है। कैसा बनता है? देखिए एक वृत्त है आपके पास, ये इसकी त्रिज्या और ये इसकी स्पर्शरेखा। त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच हमेशा समकोण बनता है। क्या बनता है? समकोण। तो सही उत्तर आपके पास हो जाएगा समकोण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र। माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? प्रत्यक्ष विधि का x बार बराबर सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi। माध्य ज्ञात करने का सही उत्तर हो जाएगा x बराबर सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी असंभव घटना की होने की प्रायिकता, असंभव घटना होने की प्रायिकता क्या होगी आपके पास? शून्य। जहां संभव घटना होने की प्रायिकता 1 होती है, वहीं असंभव घटना होने की प्रायिकता होती है शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, वहीं आपके सेकंड क्वेश्चन के 6 एमसीक्यू समाप्त होते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक सवाल 1 नंबर का, और यहां शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके पास कुल 12। देखें, दो चर वाले निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। निकाय अद्वितीय हल कैसा समीकरण? दो चर वाला रेखिक समीकरण। दो चर वाला रेखिक समीकरण क्या होगा? देखें, रेखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण का व्यापक रूप हो गया। अब आपको बताना, आपको अद्वितीय हल, कैसा हल चाहिए आपको? अद्वितीय हल। अद्वितीय का क्या सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास? यहां देखें, अद्वितीय का हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो आपके कैसा हल आएगा? अद्वितीय या केवल एक हल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का सूत्र लिखना है, और कौन सा सूत्र? श्रीधराचार्य का सूत्र। कौन सा सूत्र? श्रीधराचार्य जी। जो श्रीधराचार्य जी ने सूत्र बनाया है वो बताना है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, द्विघात समीकरण का मूल रूप या व्यापक समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b और c क्या होती है? a b और c संख्याएं होती है, और x स्क्वायर और x, आपको x का मान ज्ञात करना है। श्रीधराचार्य विधि से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो श्रीधराचार्य जी ने क्या सूत्र दिया था? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के 12 पदों का योग आपको बताना है। 12 पदों का योग, और आपको एपी क्या दे रखी है? 2, 5, 8, 11। चलो, आपको पता है 12 पदों का योग निकालने का सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में आप देखेंगे एन ए डी सबके मान कहां से आएंगे? समांतर श्रेणी से निकालेंगे। तो आपको बता दूं, यहां n बराबर होता है पदों की संख्या, और आपको पदों की संख्या कितनी बता रखी है? 12। a बराबर होता है प्रथम पद, और प्रथम पद आपके पास है 2। d बराबर होता है सार्वंतर, और सार्वंतर का सूत्र होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाना। 5 माइनस 2 बराबर 3। चलो, आपके पास a, d और n के मान आ गए, और यही मान अपन किस में रखेंगे? सूत्र में रखेंगे। तो n का मान कितना आया आपके पास? 12, a का मान 2 और d का मान कितना आ गया? 3। सूत्र में रखते हैं s n की जगह 12 बराबर 12 बट्टा 2। 2 इंटू a का मान आपके पास आ जाता है 2 प्लस n का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। इसको हल करते हैं। देखें, S12 बराबर, ये कट गया आपका 6 बार, 6 2 दूनी 4 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 इंटू 3 11 इंटू 3, या S12 बराबर 6 इंटू 11 3 33 प्लस 4 बराबर 37। तो S12 बराबर कितना हो जाएगा? 222। तो 12 पदों का योग आता है आपके पास 222। सही उत्तर आ गया 222। समझ में आया? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4।
चौथा सवाल क्या दे रखा है आपके पास, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:9, और वहीं आपको दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लिया। क्या पूछ लिया गया आपको? क्षेत्रफलों का अनुपात। आपको पता है छठे चैप्टर के चैप्टर में इक्वेशन में इसमें आपको समरूप त्रिभुजों की आपको एक नियम पता होगा कि किसी भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपातों के वर्गों के बराबर होता है। तो देखिए बच्चों, आपके पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ। हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है? इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इनकी संगत भुजाएं मैं ले लेता हूं बीसी बटा ईएफ के वर्ग के बराबर होता है। और यहां भुजाएं कितनी दे रखी है आपको? भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:9। तो अपन इसका क्या करेंगे? 4:9 मतलब 4/9, और 4/9 का वर्ग हो जाएगा 16/81। तो आपके पास त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? 16:81। सही उत्तर आ गया आपके पास 16:81, बराबर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है आपको? सेक 40 बटा कॉसेक 50 माइनस सेक 50 बटा कॉसेक 40 का मान ज्ञात कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही आसान सवाल। देखें यहां आपको दे रखा है सेक 40, जहां आपको पास 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा कुछ भी वैल्यू आती है थीटा की जगह, तो 90 माइनस थीटा फॉर्मूला काम में लेंगे। क्या लेंगे? 90 माइनस थीटा। तो देखो बच्चों, सेक 40, तो सेक 40 को आप क्या लिख सकते हैं? सेक 90 माइनस 50, 90 में से 50 गया, पीछे बचा 40, और वहीं कॉसेक 50 माइनस सेक 50 मतलब सेक 90 माइनस 40 बटा कॉसेक 40। देखें सेक 90 माइनस 50, सेक 90 में से 50 गया, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और थीटा का मान अपन यहां क्या लेंगे? 50। तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा? सेक 90 माइनस 50 का लिख लूंगा कॉसेक 50 बटा कॉसेक 50 माइनस सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा 40, थीटा की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? 40, थीटा की जगह आ जाएगा 40, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और यहां कॉसेक थीटा की जगह 40, कॉसेक 40 बटा कॉसेक 40। देखें ये कट गया, ये कट गया, यहां बचा 1 माइनस 1 बराबर 0। तो सही उत्तर आपके पास क्या आ जाता है बच्चों? 0। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, सीधी सर्वांग समता दे दी आपको। देखो यहां आइडेंटिटी दे दी, यहां पे आपको ध्यान होना चाहिए। देखें 9 कॉमन ले लेता हूं दोनों में से, तो पीछे बचता आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और जिन बच्चों ने त्रिकोणमितीय अनुपात चैप्टर पढ़ा है ढंग से और सूत्र पढ़े हैं, उनको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। तो यहां वैल्यू लिखता हूं 9 इंटू 1 इजिकल टू 9। सही उत्तर आपके पास हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देखें, थर्ड सेक्शन का 7th क्वेश्चन, 7वां सवाल 9वें चैप्टर का। देखें एक समय एक मीनार की छाया उनकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है। एक समय एक मीनार की छाया ऊंचाई के बराबर हो जाती है, ऊंचाई के बराबर हो जाती है। ये आपके पास एक मीनार है, ए भी एक मीनार है, और एक इसकी छाया है बीसी। अब आपको कह रहा है यहां पर एक समय में मीनार की छाया ऊंचाई के बराबर हो जाती है, मतलब ए बी बराबर बीसी, ए बी बराबर बीसी। देखें ए बी बराबर बीसी,
तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। माना उन्नयन कोण बराबर थीटा बनाया, यहां पर उन्नयन कोण कितने डिग्री बनाया, थीटा डिग्री बनाया। तो हम जानते हैं, आप जानते हैं कि ऊंचाई और आधार का अनुपात क्या होता है। आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा इस चैप्टर में, बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ा तो हम लेके आ रहे हैं आपको प्रत्येक चैप्टर का ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको चैप्टर तो तैयार करवाई गई और उस चैप्टर में से किस प्रकार के सवाल उठेंगे और बोर्ड में किस प्रकार के सवाल आपको देखने का मिलेगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको प्रत्येक वीडियो में मिलेगा। देखें, यहां पर होता है लाल बट्टा कक्का, आपने सुना ही होगा ट्रिक, LAL बट्टा KKA, लाल बट्टा कक्का। देख के मत हो जाना बच्चों हक्का बक्का, आपके सामने देखो लाल बट्टा कक्का में लंब और आधार का L बटा ए, L बटा ए का क्या बनता है आपके पास, L बटा ए का बनता है साइन कॉस टेन थीटा। तो आप कह सकते हैं, हम जानते हैं WKT टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और यहां आपके पास लंब कितना है, लंब आपके पास है AB और आधार है BC। आपको पता है, अपन ने एक चीज देखी अभी, क्या AB और BC तो आपस में बराबर है। जब AB और BC आपस में बराबर हो रहे हैं तो अपन नहीं कह सकते क्या AB अपॉन BC की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, AB। तो यहां देखो टेन थीटा बराबर हो जाता है AB बटा AB, और यहां AB आपस में कट गया तो टेन थीटा बराबर हो जाता है 1, और टेबल में टेन थीटा की टेबल में 1 किसका वैल्यू होता है, टेन थीटा की टेबल में 1 किसका वैल्यू होता है, टेन 45 का। तो यहां थीटा का मान कितना हो जाता है आपके पास, 45 डिग्री। सही उत्तर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दी गई आकृति में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखें यहां पर आकृति आपके पास ये दे रखी है, एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 10√3 है और BC बराबर 10 मीटर है, और आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है यहां पर भी क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, और लंब बटा आधार कितना अभी अपन ने पढ़ा था, tan थीटा कितना है, tan थीटा। तो आकृति में भी अपन वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, थीटा का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, या tan थीटा बराबर, यहां पे भी थीटा ही याद करना है, लंब कितना दिया हुआ है 10 मीटर बटा आधार कितना दिया हुआ है आपको 10√3 मीटर। 10 से 10 कट गया, तो tan थीटा का मान कितना आ गया आपके पास 1/√3। अरे वाह, tan थीटा बराबर tan की टेबल में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का। तो सही अपने पास आ जाएगा tan 30, और यहां थीटा बराबर कितना डिग्री आ रहा है 30 डिग्री। सही उत्तर हो गया आपके पास 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9th क्वेश्चन। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्शरेखाएं 80 डिग्री का कोण बनाती, कितना बनाती है 80 डिग्री का कोण बनाती है, तो AOB का मान ज्ञात कीजिए। यूं आपको समझाते हैं इसको चित्र से। अपने पास एक वृत्त है और इसका केंद्र है O। यहां इस वृत्त के किसी बाह्य बिंदु P से, किसी बाह्य बिंदु P से दो स्पर्शरेखा खींच रहे हैं, PA और PB, PA और PB। एक वृत्त बनाया, ये इसका केंद्र हो गया, किसी बिंदु से P से अपन ने स्पर्शरेखा बनाई, PA और PB। यहां A पर काट रहा है और यहां B पर काट रहा है।
ठीक है, अब देखें ये स्पर्शरेखाएं आपस में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 80 डिग्री का। मतलब यहां बन रहा है 80 डिग्री का कोण। और यहां देखें AO को मिलाया, एक वृत्त की त्रिज्या हो गई, और OB को मिलाया, ये भी वृत्त की त्रिज्या हो गई। आपको पता है, मुझे पता है, और प्रत्येक 10th क्लास के बच्चे को पता है क्या? अरे त्रिज्या स्पर्शरेखा के साथ क्या बनाती है? समकोण बनाती है। अभी तो अपन ने पढ़ा पिछली क्लास क्वेश्चन में। यहां वापस 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहां PBOA AOBP एक चतुर्भुज है, और जहां चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहां 90 90 हो गया 180, तो इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा? 180। जब यहां 80 बन रहा है तो यहां कितना बनेगा? यहां कितना बनेगा? सिंपल सी बात है, अपन कह सकते हैं कोण PAB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। यहां आपके पास आ रहा है 80 डिग्री, तो AOB का मान कितना हो जाएगा? 180 में से अपन 80 डिग्री को घटा देंगे, तो AOB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, या कोण AOB बराबर 100 डिग्री, 100 डिग्री। सही उत्तर आ गया अपने पास 100 डिग्री। यस, क्वेश्चन नंबर 19 देखें। 19 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और 2:1 में विभाजित कीजिए और दोनों के माप बताइए। देखें, यह सवाल रचना का है, और रचना के 2 सवाल आपके पास आएंगे 2-2 नंबर के। देखें बच्चों, यहां आपके पास 1 नंबर का सवाल आया है, जहां उसको अपन सॉल्व करते हैं। 19 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, 2:1 में विभाजित करना है। तो ये समझाते हैं आपको। सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचते हैं, AB बराबर 19 सेंटीमीटर का, और बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड खींचते हैं, और उसके ऊपर समान चाप काटते हैं। कितने चाप काटेंगे? जितना अनुपात अपने पास, अनुपात कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 2:1। तो देखें, अनुपात आपके पास है 2:1। अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 2 + 1 बराबर 3। तो यहां 3 समान चाप काट देंगे, इनके नाम दे देंगे A1 A2 और A3। अंतिम A3 को B से मिलाते हैं, A3 को B से मिलाते हैं, और इसी के समांतर B3 A के समांतर BA3 के समांतर एक रेखाखंड खींचते हैं। कहां से? पहले अनुपात से, और पहला अनुपात कितना दे रखा है? 2। तो A2 से समान अनुपात काटेंगे। लेकिन इसके समांतर भुजा बनाएंगे कैसे? प्रकार से आपको यहां एक चाप काटना है, वही माप का चाप आपको काटना है यहां पे। फिर आपको प्रकार को यहां से यहां तक मापना है, और उतना ही यहां से यहां तक मापना है, और यहां से A से A2 से एक रेखाखंड खींचना है जो AB को C पर काटता है। कहां काटता है? C पर। तो यहां आपके पास ABA3 किस समांतर किसके हो जाएगा? CA2 के। किसके समांतर हो जाएगा? CA2 के। और यहां आपके पास AC अनुपात BC बराबर कितना हो जाएगा? 2:1। आप ही देख लीजिए, जहां AC में कितने अनुपात आ रहे हैं? A1 A2 2, और यहां 1 बराबर है। चलो, सही उत्तर आपके पास आ जाएगा, 2:1 में विभाजित कर दिया। और हां, आपको बता दें एक बात, यहां पर जो ये रेखाखंड है, ये इसके समांतर आएगा ऐसे, ये बिंदु C हो जाएगा आपके पास। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 12 क्वेश्चन होंगे। अपन ने 10th क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 11वें सवाल में है, और 11वां सवाल आपका किससे है? त्रिज्यखंड, 12वें चैप्टर से। देखें, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। क्या दे रखा है आपको? त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है? त्रिज्यखंड। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड।
आपको पता है त्रिज्यखंड का फॉर्मूला कितना क्या होता है, देखें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। देखें पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास यहां पर 22/7 इंटू आर का मान 6 इंटू 6 थीटा 60 डिग्री बटा 360। देखें यहां पर 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 छंग 36, 6 से 6 गया, पीछे कितना बच गया 22 इंटू 6/7 और वहीं आपके पास 6 दूनी 12 2 132/7। सही उत्तर कितना हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके लास्ट सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 का 12th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखें। एक बक्से में 3 नीली 2 सफेद और 4 लाल गेंदे हैं। इस बक्से में से एक यादृच्छिक बॉल निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई बॉल कैसी है, नीली है। नीली की प्रायिकता बतानी, क्या बतानी है, नीली की प्रायिकता। तो यहां देखेंगे अपन प्रायिकता निकालते हैं अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहां पर अपने पास कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम बराबर 3 नीली पे 2 सफेद प्लस 4 लाल बराबर 4 और 2 6 और 3 9। कुल परिणाम आपके पास हो जाएगा 9 और अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम प्रायिकता निकालनी है नीले, तो नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद कितनी है 3, अनुकूल परिणाम हो जाएगा 3 और प्रायिकता निकालते हैं पीई बराबर अनुकूल परिणाम 3 बटा कुल परिणाम 9, काटा 3 एकम 3 3 तिया 9, सही उत्तर हो गया 1/3। यही आपके पहला सवाल के 30 नंबर जो मैंने आपको सॉल्यूशन कराए हैं समाप्त होते हैं। आते हैं दूसरे सवाल में, देखें सेक्शन बी प्रत्येक सवाल 2 नंबर। सेक्शन बी का प्रत्येक सवाल कितने नंबर का होगा बच्चों, 2 नंबर का। और ये 2 नंबर के सवाल जहां चौथे से शुरू होते हैं और 16वें तक जाएंगे, 16वें क्वेश्चन तक आपके सेक्शन बी है, ठीक है। तो इन टोटल 13 सवालों को आपको 2-2 नंबर के सवालों को सॉल्व करके बताते हैं कौन से सवाल को कैसे सॉल्व करना है, कितना मैटर लिखना है। एक एक नंबर के सवाल में तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन 2 नंबर के सवाल में आपको बताना होगा कि आंसर आया कैसे, उसको पूरा प्रूव करके बताना होगा। तो देखें पहला सवाल, 2 संख्याएं 616 और 32, 616 और 32 का महत्तम समापवर्तीय या एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करना है तो आपको पता होना चाहिए, पहले सवाल में, इसी पेपर के पहले सवाल में अपन ने डिस्कस किया था लसप मसप का, वही पहले अपन क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 616 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11, 2 की घात 3 इंटू 7 इंटू 11। और वहीं 32 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की घात 5। ज्ञात करना है एचसीएफ यानी मसप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तीय कितना होता है, अधिकतम घात कितनी कॉमन आ रही है। वैसे अधिकतम घात 2 की घात 5 है, 2 की घात 3 है, लेकिन कॉमन तो 2 की घात 3 ही आ रही है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहां आता है एचसीएफ बराबर 8। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक आपको दे रखे हैं 4 और 1। किसी भी द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के लिए आपने पास 2 शून्यांक दे रखे हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए किसी भी द्विघात समीकरण में कितने शून्यांक होते हैं। जहां अपन ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था किसी भी समीकरण की अधिकतम घात ही उसके शून्यांकों की संख्या होती है। जहां द्विघात समीकरण है जिसकी घात 2 है तो शून्यांक भी कितने होंगे 2। तो पहले अपन देखते हैं यहां द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। व्यापक रूप क्या आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। शून्यांक दे रखे 4 और 1।
शून्यांक मतलब अल्फा का मान आपको दे रखा है 4, बीटा का मान आपको दे रखा है 1। माना शून्यांक अल्फा और बीटा है, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान 1 दे रखा है। हमें पता है, आपको पता है, जिसने 10th क्लास में अभी तक का कॉन्सेप्ट पढ़ा है दूसरे चैप्टर का, उन सबको पता है कि समीकरण में शून्यांकों के साथ जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसमें दो प्रकार के संबंध होते हैं। पहला, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग का क्या संबंध होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। और यहां अल्फा का वैल्यू कितना है? 4 प्लस बीटा का वैल्यू 1 बराबर माइनस बी बटा ए। 4 और 1 5 बराबर माइनस बी बटा ए, और कर देते हैं बट्टा में 1। वहीं दूसरा संबंध क्या आ जाता है? शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा कितना है? 4 इंटू बीटा 1 बराबर सी बटा ए। 4 एकम 4 सी बटा ए। ये आ गया अपने पास संबंध बी ए सी बटा ए के मान। यहां आप जो एबीसी के मान निकालेंगे और वही एबीसी के मान इस समीकरण के व्यापक रूप में एबीसी की जगह रखेंगे और अपने पास आ जाएगा द्विघात समीकरण। देखें, यहां ए का मान कितना आ रहा है? 1। यहां पे भी ए का मान का आ रहा है 1। पहले ए के मान समान होने चाहिए, तो ए की मान कितनी आ गई अपने पास? 1। और वहीं बी का मान कितना आ रहा है अपने पास? बी का मान यहां आ रहा है माइनस बी का वैल्यू आ रहा है 5। जहां आपको पता है माइनस बी बराबर अगर 5 है तो b बराबर कितना होगा? -5। तो b का मान आ रहा है -5। और c का मान क्या आ जाएगा आपके पास? c बराबर आ रहा है 4। a b c के मान आ गए। इधर देखें, व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b का मान -5 इंटू x प्लस सी का मान 4 बराबर 0। समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। ये आपके पास आ गया द्विघात समीकरण। तो बच्चों 2 नंबर का सवाल, ऐसा सवाल फ्री के नंबर, और ये दूसरे चैप्टर का सवाल है आपके पास बहुपद का। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको 15 चैप्टर 15 वीडियो, हर वीडियो में एक चैप्टर का ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको बताएगा उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड में कैसे आएंगे क्वेश्चंस, उन सब की जानकारी। तो जुड़े रहे निर्वाण प्लेटफॉर्म से। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के सूत्र नहीं है, यहां है शून्यांक। यहां क्या है बच्चों? शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब आप पूछेंगे कितने शून्यांक ज्ञात करना है? 2 शून्यांक ज्ञात करना है द्विघात समीकरण में। देखिए, तो जहां आपको पिछले सवाल में अपन ने शून्यांकों से समीकरण बनाया था, इस सवाल में समीकरण से अपन क्या ज्ञात करेंगे? शून्यांक ज्ञात करेंगे। देखिए, समीकरण से शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे? समीकरण से शून्यांक ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से। मतलब मध्य पदों के गुणनखंड के समीकरण टुकड़े करने हैं। कैसे? पहले आपको स्क्वायर का पद अचर पद का गुणा करेंगे। 6x स्क्वायर इंटू 2 बराबर 12x स्क्वायर। गुणन कितना आ रहा है? 12x स्क्वायर। अब आपको 12x स्क्वायर का देखना है। 12x स्क्वायर 2 की टेबल में कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। 3 की टेबल में 4 बार आ रहा है, और वापस वही 12 की टेबल में 1 बार आ रहा है। ये इसके भाग है। अब आपको देखना है इसमें से कौन सा जोड़ा आपके काम आने वाला है, तो वो देखेंगे अपन। बीच के पद, बीच में है -1। आपको पता होना चाहिए इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसको जोड़ें या घटाएं -1 आना चाहिए। क्या 6 और 2 को जोड़ने या घटाने पर -1 आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या 3 और 4 को जोड़ने या घटाने पर -1 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। घटाने पर -1 आ रहा है, तो सही अपना जोड़ा हो जाएगा 3 और 4। तो यहां अपन इसको किस रूप में लिखेंगे? पहला पद तो 6x स्क्वायर और अंतिम पद 2 तो लिखेंगे, बीच में इस पद की जगह टुकड़े कर देंगे, प्लस का 3x माइनस का
4x माइनस 2। उसके बाद अपन बना देंगे दो दो के जोड़े। पहले जोड़े में क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 6 में 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो कितना हो गया 2x प्लस 1 माइनस कॉमन आ गया 2x प्लस 1 बराबर 0। तो जो ये सेम ब्लॉक आ रहा है उसको अपन लिख लेते हैं 2x प्लस 1। नेक्स्ट 3x माइनस 2 बराबर 0। एक बार इसको शून्य में कर दूंगा, 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 1 और x बराबर माइनस 1 अपॉन 2। तो आपके पास क्या आ गया, पहला शून्यांक -1 अपॉन 2। देखे नेक्स्ट 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर 2 और x बराबर आ जाता है 2 अपॉन 3। x बराबर कितना आ जाता है बच्चों, 2 अपॉन 3। और ये आ गया आपके पास दूसरा शून्यांक, ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा। अब इन शून्यांकों को वापस जोड़ेंगे, गुणा करेंगे और वापस समीकरण निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों किस प्रकार आपको समीकरण से शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से सारा का स्टेप बताया है। इसी स्टेप को पूरा किस प्रकार के समीकरण से गुणनखंड होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं, इन सब की जानकारी हम लेके आएंगे आपके लिए अलग से हर चैप्टर के बारे में। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दो बिंदु दे रखे हैं 1, -5 और -4, इसको जोड़ने पर x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको देखो यहां 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट आपको दे रखा है a, दूसरा पॉइंट b। a के निर्देशांक 1, -5, b के निर्देशांक -4, 5। ये सवाल कह रहा है आपको बिंदु है -1, 5 और -4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। ज्ञात तो आपको करना है अनुपात, लेकिन किसको काट रहा है यहां पर, x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो आपको पता होना चाहिए जब कोई समीकरण x अक्ष को काट रहा है तो y बराबर 0 हो जाएगा, या y अक्ष को काटता है तो x बराबर 0 हो जाता है। तो ये तो अपना समीकरण जो है वो किसको काट रहा है, x अक्ष को। तो आपके पास यहां हो जाएंगे x, 0, निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, 0। चलो माना P बिंदु है और आपको बताना है अनुपात। माना अनुपात अपन ले लेते हैं k अनुपात 1। अनुपात क्या ले लेते हैं, k अनुपात 1, k अनुपात 1। अब आपको k अनुपात 1 मतलब अनुपात निकालना है। k का मान निकालेंगे तो अपने पास अनुपात आ जाएंगे। और k का मान निकालने का बिल्कुल सही तरीका, पहले अपन निर्देशांक y के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मान रखते हैं यहां पर, ये हो गया x1 y1, ये हो गया आपके पास x1 y1 और ये हो गया आपके पास x2 y2। तो यहां और ये हो गया आपके पास m1 m2। y बराबर m1 का मान k इंटू y2 का मान 5 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान -5 बटा m1 प्लस m2। यहां y का मान आपके पास ये x और y का मान, तो y का मान क्या हो गया 0। 0 बराबर 5k -5 बटा k प्लस 1। k प्लस 1 को 0 से उधर भेज के 0 कर देते हैं तो आपके पास पीछे आ जाता है 5k -5 बराबर 0, या 5k बराबर प्लस का 5 माइनस का 5, इधर आके क्या बन गया प्लस का 5। और वहीं k का मान 5 गुणा का 5 कहां जाएगा, बट्टा में, कटा 1। तो k का मान कितना आ गया पास 1। तो यही k का मान अपन समीकरण में रखते हैं 1:1। तो सही उत्तर अपने पास क्या आ जाता है, अनुपात 1:1। आई बात समझ में, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, 2 नंबर फ्री के। चलो 7वां सवाल सॉल्व होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव
60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी का कोई ढाल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो बिल्कुल इजी सवाल है और 9 चैप्टर का है, आपको भी पता है उन्नयन कौन अवनयन कौन चैप्टर का है। तो देखिए बेटा, यहां आपके पास एक काइट है, उड़ रही है, पतंगे तो उड़ाता ही है, और मकर संक्रांति भी आ रहा है आपके सामने। चलो, यहां पतंग जो उड़ रही है वो भूमि से, माना P बिंदु पर कोई पतंग है और ये भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है बच्चों? 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो यहां आ जाता है 60 मीटर, और इस दूरी को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया जाता है। तो ये पतंग जो है वो यहां से भूमि से जुड़ी हुई है, और इस प्रकार से ये दूरी हो गई आपके पास 60 मीटर। और आपको पूछ रहा है ये 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। अब आपको यह मानकर चलना है कि जो डोरी है पतंग की वो कर्व में नहीं होके सीधी है, एकदम बिना झुकी हुई है, कोई झुकाव नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना डोरी की लंबाई बराबर L मीटर, डोरी की लंबाई बराबर L मीटर। L मीटर, डोरी की लंबाई अपन ने कितनी ले ली? L मीटर ले ली। अब आपको पता होना चाहिए, जो इसमें नियम लगता है, पिछली सवाल में वापस अपने डिस्कस भी किया था, लाल वट्टा कक्का। क्या बड़ा था? लाल वट्टा कक्का। ऐसे सवालों को देख के आपको नहीं होना है हक्का बक्का, इजी सवाल है, बिल्कुल इजी। क्या दे रखा है? लंब दे रखा है। पूछा क्या है? कर्ण का। लंब और कर्ण का अनुपात देखें, L बटा के। अरे वाह, पहला L बटा के मतलब साइन थीटा। L बटा के क्या होता है? साइन थीटा। तो आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, 10th क्लास बच्चों को, क्या साइन थीटा बराबर L बटा के, लंब बटा कर्ण। और लंब कितना दे रखा है यहां पर आपको? साइन थीटा की जगह 60 डिग्री, लंब आपके पास है 60 मीटर, और के का मान अपन ने माना था L। साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60 बट्टा L। कर लेते हैं यहां पर अपन तिरछा गुणा, √3 L बराबर 60 इंटू 2, या √3 L बराबर 120, L बराबर 120 बट्टा √3। चलो यहां तक आ गया। अब आपको पता है यह तो उत्तर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बट्टा में क्या है? वर्गमूल। और आपको पता है बट्टा में कभी भी वर्गमूल नहीं होना चाहिए, और उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? इसी अंडर का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। इसको कहते हैं परिमेयकरण। L बराबर 120 √3 बट्टा √3 को √3 से गुणा किया 3, और 3 एकम 3, 3 चौक 12, 40। तो लेंथ आपके पास कितनी आ जाती है? 40 √3 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर आपके पास आ गया 40 √3 सेंटीमीटर, बराबर है। यही आपके पास 8वां सवाल का हल होता है। आते हैं 9th क्वेश्चन में, देखें। यस, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें। 6.7 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और उसको 2:1 में विभाजित कीजिए। कैसा विभाजन? आंतरिक विभाजन। चलो पहले आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं ए बी, ठीक है। अब इस रेखाखंड का, जब किसी रेखाखंड का किसी अनुपात में विभाजन करना होता है, तो पहला स्टेप बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड खींचते हैं। ये खींच ली मैंने AX एक रेखाखंड। अब यहां इस रेखाखंड पर समान चाप काटते हैं, और कितने चाप काटते हैं?
अनुपातों के योग के बराबर। अनुपात अपने पास है 2:3, अनुपातों का योग गया 2 और 3 बराबर 5। तो यहां समान चाप के 5 टुकड़े करेंगे, 1 2 3 4 5। इसके नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4 A5। और आपको पता है जहां अपन ने पहले भी पढ़ा था, क्या अंतिम बिंदु को मिला देते हैं बी से, अंतिम बिंदु को मिला लेते हैं बी से। यहां तक कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। जो माप दे रखा है उसका रेखाखंड बनाया, बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड खींचा, और जितना अनुपातों का योग है उतने चाप काट दिए, समान चाप काट दिए। और अब आपको क्या करना है, इसमें जो पहला अनुपात है, जो पहला अनुपात है वहां से आपको इस BA5 के समांतर रेखाखंड खींचना है। और जब कोई भुजा के समांतर रेखाखंड खींचा जाता है तो उसके कोण भी समान होने चाहिए। तो पहले अपन प्रकार से एक चाप काटूंगा, वही चाप पहले अनुपात पर प्रकार को रखकर काटूंगा। अब प्रकार को यहां से लेकर यहां तक एक माप का चाप काटूंगा, उतना का उतना चाप इस पर भी काट दिया। अब यहां से होते हुए एक रेखाखंड खींच देता हूं जो AB को C पर काटता है। और आपको पता होना चाहिए यहां BA5 समांतर होता है किसके, CA2 के। किसके समांतर होता है, CA2 के। तो यहां पर AC अनुपात BC कितना हो जाता है बच्चों, 2:3, क्योंकि AC के बीच में 2 भाग आ रहे हैं और BC के बीच में 3 भाग आ रहे हैं। आई बात समझ में? बहुत ही आसान सवाल, रेखाखंड के आंतरिक विभाजन करने का सवाल था। अगले सवाल संख्या 10 में आते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। कहां पर झुकी हुई है, 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए जब किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा बनाई जाती है तो कितनी स्पर्श रेखा होगी, 2 स्पर्श रेखा होगी। अब जब आपको वृत्त का केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी नहीं दे रखी है तो आपको स्पर्श रेखा जो है बनाने के लिए पहले बिंदु पता करेंगे, और वो भी 60 डिग्री का कोण काटता हुआ। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो रचना लिख रखी है आपने, रचना पहला स्टेप क्या रखा है यहाँ पर, सर्वप्रथम केंद्र O से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। तो ये बन गया अपना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन गया। इसकी त्रिज्या अपन ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। और दूसरे में आपको बता रहा है कि इसको AO एक वृत्त बनाया, त्रिज्या बनाई, और AOC एक क्या बना देता हूं मैं, व्यास बना देता हूं। क्या बना देते हैं, व्यास बना देते हैं। और आपको पता है, मुझे पता है, वृत्त का व्यास कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। कितना होता है रे, 180 डिग्री का। तो देखें, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहां आपको जो कहीं पे भी एक बिंदु है P और उससे 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो 80 डिग्री पर झुकी हुई है, 60 डिग्री के ऊपर झुकी, कहां झुकी हुई है, 60 डिग्री के ऊपर झुकी हुई है। जब यहां 60 डिग्री पर झुकी है तो सामने कितने डिग्री का कोण बनेगा, आपको पता है। एक वृत्त है, माना ये बिंदु है, ये स्पर्श रेखा है, यहां 60 डिग्री है, और ये हो गया आपका केंद्र से PACO। आपको पता है स्पर्श रेखा त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये 90 90 180, ये 60 है, तो ये कितना होगा, इन दोनों का योग भी तो 180 डिग्री होगा ना। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। लेकिन आपको मैं एक और तरीका भी बता सकता हूं। एक तो तरीका क्या है, आप 120 डिग्री का कोण बनाओ 2 त्रिज्याओं के बीच में, और वहां से 90 डिग्री का कोण बना तो स्पर्श रेखा बना लो। नहीं तो एक वृत्त का व्यास बनाओ और एक साइड आप बना दो 60 डिग्री का कोण। तो सर्वप्रथम एक चाप काटते हैं, चाप काट के पहला 60 डिग्री का कोण, ये 60 डिग्री की मैंने बना दी रेखाखंड, और इसका नाम मैंने क्या दे दिया, L। जब यहां 60 डिग्री बना तो यहां ऑटोमेटिक 120 डिग्री बन गया।
और मेरे को यहाँ 120 डिग्री ही बनाना था, क्योंकि मेरे को आगे 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए। चलो, अब आपको पता है यहां पे भी कितना डिग्री कोण, 90, यहां पे भी 90, क्योंकि स्पर्शरेखा त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां अपन बनाते हैं 90 डिग्री का कोण। एक चाप काटा, पहला 60, दूसरा 120 और इन दोनों के बीच का 90, और यहां से एक स्पर्शरेखा बना दी मैंने। यहां पर एक चाप काटा, पहला 60, 120 और ये 90, तो यहां से होते हुए एक रेखाखंड खींच लिया, और ये जो रेखाखंड आपस में मिला इसको नाम दे दिया अपन ने बिंदु P। बिंदु दे दिया P, और ये हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का, क्योंकि यहां अपन ने कितना लिया, 120 डिग्री लिया। तो आपके पास बिंदु आता है P, और PA और PL दो स्पर्शरेखाएं आती है। देखें, एक व्यास बना दिया OL से, इस प्रकार 60 डिग्री का कोण बना दिया, और L से और A से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाखंड खींच लिए, और ये रेखाखंड जहां मिलते हैं वो हो गया आपके पास बिंदु P, और स्पर्शरेखाएं PL और PA प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार से रचना के दो सवाल आएंगे आपके पास। अगले सवाल में देखते हैं, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब आपको पता है सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, ऐसे त्रिभुज जिनकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण समान हो उसको अपन कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। यहां आपको दे रखा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो दिया गया क्या है आपके पास, पहले दो त्रिभुज ABC और DEF, दो त्रिभुज बना लेते हैं अपन। त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF समरूप है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ऑलरेडी समरूप है, और इनका क्षेत्रफल भी क्या है, समान है। और आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम, त्रिभुज ABC सर्वांगसम। ऐसे सर्वांगसम का निशान होता है, ये सर्वांगसम है, ये सिद्ध करना है। चलो, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले दिया गया आपको है त्रिभुज ABC और DEF समरूप तो है, और आपको पता है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। अब चूंकि त्रिभुज ABC और DEF सर्वांगसम है तो समकोणिक भी होंगे। समरूप त्रिभुजों के सभी कोण समान होते हैं, परंतु भुजाओं का क्या होता है, भुजाएं समान नहीं होती है, भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो देखें, जब दो त्रिभुज समरूप है तो अपन कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं कि कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण B E के बराबर हो जाएगा, कोण B बराबर E। कोण C किसके बराबर हो जाएगा, कोण C F के बराबर हो जाएगा, कोण C कोण F। अब आपको पता होना चाहिए यहां पर जब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान है, क्षेत्रफल बराबर है, तो यहां BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर बराबर मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। और ABC तो बराबर है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, ABC लिख सकता हूं। ये दोनों आपस में कट गया तो कह सकते हो BC स्क्वायर बराबर अपॉन EF स्क्वायर बराबर 1, या BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर। दो भुजाओं के जब इस वर्ग बराबर है आपस में क्या हो जाएगी, हो जाएगा। जहां दो त्रिभुजों में दो कोण समान है, एक भुजा समान है, जहां दो त्रिभुजों में दो कोण समान है, दो भुजा समान है, तो क्या आप नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, कोण भुजा कोण ऐसे नियम से क्या कह सकते हैं, ASA नियमानुसार
त्रिभुज एबीसी सर्वांशम त्रिभुज बीईएफ इति सिद्धम, इति सिद्धम एंड प्रूव्ड। तो इसी के साथ इस सवाल को सिद्ध कर लिया। आते हैं 12वें सवाल में। देखिए 12वां सवाल क्या कह रहा है, 12 सवाल क्या कह रहा है, एक घड़ी के मिनट की सुई, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपके पास एक घड़ी है, यहां 12 बज गए आपके, 3, 6 और 9, एक घड़ी है आपके पास। अब यहां आपको पता है घड़ी में सबसे लंबी क्या कौन सी होती है सुई, मिनट की सुई। और मिनट की सुई अपन मान लेते हैं इस घड़ी के आकार के वृत्त की त्रिज्या है। तो सुई कितनी सेंटीमीटर दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर ले लेंगे और वो त्रिज्या कितनी हो गई आपके सामने, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये घड़ी 5 मिनट में, मतलब जब 1 पर आती है, 2 पर आती है, तो 1 पर आती है तो 5 मिनट हो जाता है। ये आ गई 1 पर, ये आ गई 1 पर। तो यहां पर जो थीटा कोण बनता है उससे यहां जो इतनी दूरी तय होती है, इतनी दूरी तय होती है, तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, इस क्षेत्रफल को अपन क्या कहेंगे, ये तो 2 त्रिज्याओं से घिरी बंद आकृति है और किसी वृत्त में 2 त्रिज्याओं से घिरी आकृति को अपन कहते हैं त्रिज्यखंड। तो बच्चों देखो यहां पर आपको पता है, पहले यहां आपको थीटा तो 14 सेंटीमीटर आ गया, डिग्री तो आर का मान तो आ गया आपके पास 14। अब आपके पास थीटा नहीं है तो थीटा ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं, आप जानते हैं, घड़ी में जब 1 मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाती है तो कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट होते हैं। और ये 60 मिनट डिग्री 360 डिग्री के बराबर होते हैं। जब 60 मिनट 360 डिग्री बनाते हैं तो 1 मिनट कितना बनाएगा, 360 बटा 60 यानी 6 डिग्री। अब 1 मिनट 6 डिग्री बनाता है तो आपके पास तो 5 मिनट का बताना है। जब 1 मिनट 6 डिग्री बनाता है तो 5 मिनट कितना बनाएंगे, 6 इंटू 5 और 6 पंजा 30 डिग्री। तो यहाँ आपके पास थीटा का मान कितना आ जाता है बच्चों, 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ जाता है, 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री, 30 डिग्री थीटा का मान आ गया। सीधा मान निकाल दो, 2 ही तो मान चाहिए किसका, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला। तो आपके पास त्रिज्यखंड का सूत्र क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 14 इंटू 14, थीटा 30 बटा 360। 0 से 0, 3 से 12 बार कट गया। ठीक है, अब आपके पास कौन कौन से मान दे रखे हैं यहां पर, 7 के पहाड़े से 14 कट गया 2 बार, ठीक है, और 2 के पहाड़े से 6 कट गया, फिर 2 के पहाड़े से ये 3 आ गया और यहां 7 आ गया। ठीक है, तो आपके पास कितना बच गया पीछे, यहां पीछे बच जाता है आपके पास 1/2 इंटू 22 इंटू 28। यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1/3 होगा और 22 इंटू 28 बराबर 154, 154/3, 154/3। सही उत्तर आपके पास आ जाता है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके आवश्यक क्षेत्रफल का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 13वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में बना दिया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब किसी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति के रूप में ढाला जाता है तो उसके आकार, माप सब बदल जाते हैं। यहां आपके पास क्या था, पहले धातु का गोला, उसके बाद बना दिया बेलन। तो इसमें क्या चीज समान रहेगी, वहां जो मटेरियल काम आया है वो तो उसका भार तो समान रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए जहां किसी एक रूप को दूसरे रूप में बदला जाता है तो केवल और केवल आयतन समान होता है। तो आप पहले क्या दे रखा है, बेलन की त्रिज्या R1,
बेलन की त्रिज्या r बराबर 4.2 सेंटीमीटर, बेलन गोले की त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 6 सेंटीमीटर। आपको पता है, मुझे पता है, क्या पता है? अभी जो मैंने बताया, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब आपको ज्ञात करना है बेलन की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है? बेलन की ऊंचाई। माना बेलन की ऊंचाई अपन ने क्या मान ली? कैपिटल H। क्या मान ली? कैपिटल H। चलो अब देखो, बेलन का आयतन होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके बराबर हो जाएगा? बेलन के आयतन के बराबर। जब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और यहां आपको एच का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एच का मान निकालना है। तो पहले अपन ने सूत्र लिख लिया, 4/3 पाई का मान 22/7, आर क्यूब 4.2 4.2 4.2, पाई का मान 22/7, आर 6x6 और कैपिटल एच। तो आपको यहां जहां आपको केवल h का मान ज्ञात करना है, तो h को छोड़ा बाकी सब इन दोनों को अपन बदल उधर भेजेंगे तो बट्टा में जाएगा। बट गुणा की संख्या भाग में जाएगी और भाग की संख्या गुणा में। तो यहाँ h बराबर पहले क्या था? 4/3 22/7, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और बट्टा में 22, बट्टा का 7 ऊपर आ जाएगा, वापस वही 22/7 इंटू 6 बट्टा में चला गया। 22/7 से 22/7 तो सीधा सीधा कट गया बेचारा। पीछे क्या बचा? 4/3, डेसिमल हटा बटा 10 लगा, दशमलव हटा बटा 10 लगा, दशमलव हटा बटा 10 लगा, तीनों को बट्टा में 10 आ गया, 1/6 इंटू 6। यहां देखें, 6 सत्तू 42, 6 सत्तम 42, 3 के पहाड़ से 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो क्या बन गया? देखें, 4 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 7 बटा 1000। 4 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 7 बराबर 2744 बटा 1000, 2.744 सेंटीमीटर। तो वहीं आपके पास जो गोले से, आर त्रिज्या के गोले से अपन ने बनाया था, क्या बनाया था? बेलन बनाया था। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर थी, उसकी ऊंचाई अपने पास प्राप्त होती है, ऊंचाई प्राप्त होती है 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया सवाल अच्छे से? चलो आते हैं नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 14। बिंदुओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला घनाभ 1.75 सेंटीमीटर व्यास के 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघला कर बनाया गया है? क्या कह रहा है? आपके पास एक चांदी का सिक्का है जिसकी त्रिज्या आपको कितनी बता रखी है? व्यास दे रखा है 1.75, तो त्रिज्या हो जाएगी 1.75 बटा 2 सेंटीमीटर। और चांदी की सिक्के की मोटाई कितनी दे रखी है? मोटाई दे रखी है 2 mm। और आपको पता है mm को मैं सेंटीमीटर में कैसे बदलूंगा? 2/10 सेंटीमीटर। अब यहां आपके पास कितने चांदी के सिक्के काम में ले हैं कि एक घनाभ प्राप्त करना है, और घनाभ के माप कितने दे रखे हैं आपको? यहां पर विमाएं क्या दे रखी है? 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और घनाभ की विमाएं हमेशा L इंटू बी इंटू एच के रूप में होती है। L, B और H, मतलब लंबाई कितनी हो गई? 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर, और वहीं ऊंचाई होती है 3.5 सेंटीमीटर। देखें, दे क्या रखा है? चांदी की सिक्के को क्या? बेलन के आकार का है। चांदी की सिक्का बेलन के आकार का है। जहां आपके पास ऊपर वृत्त है, ऊंचाई है, तो बेलन के आकार का हो गया। चांदी की सिक्के का व्यास दिया हुआ 1.75, तो त्रिज्या हो जाएगी 1.75 बटा 2। और चांदी की सिक्के की मोटाई या बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h का मान 2 mm, और mm को कितने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। अब देखें, चूंकि घनाभ की विमाएं दे रखी है, और अभी मैंने आपको बताया घनाभ है, इसकी विमाएं आपको किस रूप की होती है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई के रूप की होती है। तो लंबाई आपकी 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है LBH रूप में।
और ये किससे मिलकर बना है? ये किससे मिलकर बना है? चांदी के सिक्के से। किससे? चांदी के सिक्के से, और वो भी है बेलनाकार। इसकी त्रिज्या 1.75 बटा 2, ऊंचाई 2/10 सेंटीमीटर। कितने चांदी के सिक्के काम में ले? माना n चांदी के सिक्के, मान लीजिए n चांदी के सिक्कों से पिघलाकर एक घनाभ बनता है। तो आपको मैंने बताया जब किसी एक चीज को दूसरी चीज में रूपांतरित किया जाता है तो एक चीज समान रहती है और वो है आयतन। क्या है? आयतन। तो अपन कह सकते हैं घनाभ का आयतन बराबर n इंटू चांदी के सिक्के का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर n इंटू चांदी के सिक्के का आयतन। घनाभ का आयतन कितना होता है? घनाभ का आयतन आपके पास होता है L इंटू बी इंटू एच बराबर n इंटू पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घनाभ का आयतन बराबर n इंटू पाई आर एच। यहां आप n का मान निकालना है तो ये सारी चीजें कहां चली जाएगी? इसके बट्टा में। तो पॉइंट हटाया यहां से 55/10 इंटू 10, यहां से पॉइंट हटाया 35/10 बट्टा 22/7, यहां से पॉइंट हटा के डबल जीरो लगाया, यहां से पॉइंट हटा के डबल जीरो लगाया, और ये भाग पूरा आ गया बट्टा में। यहां देखेंगे अपन 10 से 10 कट गया, 5 7 35, 5 दूनी 10, और यहां 25 के पहाड़ से 7 बार 175, 8 बार 200, वापस 7 बार 175, 8 बार 200, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। यहां पीछे कितना बच रहा है देखें आप। यहां पीछे आपके पास डाटा क्या आ रहा है? ऊपर बच रहा है 55 इंटू 7/2, नीचे क्या बच रहा है? 7/8 बटा 22/7 इंटू 7/8 इंटू 7/8 इंटू 1/5। यही डाटा बच रहा है। तो आपको भी पता है बट्टा के बट्टा वाली संख्या असुरा चली जाती है। ये 7 बट्टा में 2 आ जाएगा नीचे, और नीचे क्या था? 22 इंटू बट्टा का 7 ऊपर आ जाता है, 8 8 ऊपर आ जाते हैं, 5 ऊपर आ जाता है। चलो 2 11 दूना 22, 11 पंजे 55। इस 2 को 4 बार काटा, इस 2 से 4 बार काटा, पीछे क्या बच गया? 25 इंटू 4 तक 16 इंटू गुण 50। 1 मिनट, ये 7 को 7 से तो अपन काट ही सकते हैं। तो पीछे क्या बच गया आपके पास? देखिए 55 इंटू 7 इंटू नीचे से आया 8 इंटू 8 इंटू 5 बट्टा में है आपके पास 22 इंटू 7। ठीक है, अब ये 7 से 7 कट गया, 11 दूना 22, 11 पंजे 55, 2 के पाड़े से 4 बार। ठीक है, यही है 1/5 ऊपर आ गया। चलो पीछे क्या बच गया आपके पास? 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 बराबर 400। ठीक है, तो सही उत्तर आपके पास आ जाता है 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 15वां सवाल। 15वां सवाल आपके पास आया, निम्न बारहमासा बंटा सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य। माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल इजी है। जहां सिंपल सारणी दे रखी है और अपन प्रत्येक विधि का काम में लेंगे मान। यहां x का मान दे रखा है आपको, यहां आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और पहला काम 20 इंटू 6, 20 इंटू 6 बराबर 120, 30 इंटू 11 बराबर 330, 40 इंटू 7 बराबर 280, 50 इंटू 4 बराबर 200, 60 इंटू 4 बराबर 240, 70 इंटू 2 140,
80 इंटू 1, 80 एकम 80। यहां अपन पहले क्या करेंगे, पहले इसका मान निकाल लेते हैं। देखें इनका योग कितना होगा, इनका योग हो जाता है सिग्मा एफ का योग, सिग्मा एफ बराबर 35 और इन सब का योग अपने पास आ जाता है 1390। और आपको पता है माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ आई एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई। देखिए सिग्मा एफ आई एक्स का मान आपके पास है 1390 बटा सिग्मा एफ का मान है 35, इसको काटा पीटी किया तो आपके पास उत्तर आ गया 39.71। तो सही माध्य कितना आ गया आपके पास 39.71। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां सवाल इस सेक्शन बी का अंतिम सवाल। देखें दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं और ज्ञात कीजिए ए के मैच जीतने की प्रायिकता जब 0.38 है तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। जब ए के मैच जीतने की प्रायिकता को अपन कहते हैं पी ए, तो पी ए का मान कितना दिया हुआ है आपके पास 0.38। तो आपको पी बी का मान ज्ञात करना है। आपको पता है प्रायिकता में पी ए प्लस पी बी बराबर 1 होता है, तो आप कह सकते हैं चूंकि पी ए प्लस पी बी बराबर कितना होगा 1, पी ए का मान दे रखा 0.38 प्लस पी बी बराबर 1 और वहीं आपके पास पी बी का बी की प्रोबेबिलिटी का मान आ जाएगा 1.01 माइनस 0.38 और पी की प्रायिकता पी बी आ जाता है 0.62। सही उत्तर आ गया 0.62। ठीक है, इसी के साथ सेक्शन बी समाप्त होता है। मॉडल पेपर में बच्चों देखें, मॉडल पेपर में आपके पास कुल 4 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। चारों सेक्शन में जो सेक्शन ए है उसमें 3 सवाल, 3 के अंदर 30 सवाल, 30 नंबर के सवाल, प्रत्येक सवाल 1 नंबर का। ठीक है, और सेक्शन बी में टोटल आएंगे 13 सवाल, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी के 30 नंबर और 26 नंबर मतलब 56 नंबर के सवाल आज अपन ने 80 में से बोर्ड के सॉल्व कर दिए हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी के। इसी के साथ हम सेक्शन सी को शुरुआत करेंगे। सेक्शन सी और सेक्शन डी के लिए नया वीडियो आएगा, तब तक इंतजार करें, देखें। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति लेते हैं। धन्यवाद।